देखिए पहली खबर जो है वो नागालैंड से है। इस तस्वीर को देखो, इस तस्वीर में जो लोग दिख रहे हैं, इनके हाथों में जो बैनर है वो क्या लिख रहे हैं? कोई लिख रहा है कि डिजिटलाइज इंडिजीनियस सर्टिफिकेट, कोई कह रहा है वन कट ऑफ ईयर 1/12/1963, एक बैनर कह रहा है डिफरेंशिएट बर्थ रिपोर्ट एंड बर्थ सर्टिफिकेट, एक कह रहा है स्ट्रेंथन आईएलपी इन नागालैंड। है क्या ये, क्या बवाल क्या है? इस बवाल को देखते हैं। इसकी हेडिंग है रजिस्टर ऑफ इंडिजीनियस इनहेबिटेंट्स ऑफ नागालैंड। इसके शाब्दिक अर्थ में पहले चलते हैं। रजिस्टर तो आप लोग जानते हैं, आप लोग रजिस्टर हो, आप लोगों के पास, आप लोग लिखते हो उसमें। इंडिजीनियस मतलब होता है जो यहाँ के देशी लोग हैं, देशी, जो यहाँ से इस जमीन पे सदियों से रहते आ रहे हैं, उन्हें कहते हैं इंडिजिनस। इनहेबिटेंट्स मतलब होता है निवासी। नागालैंड आप लोग जानते हैं हमारा एक राज्य। फिर नागालैंड के जो देसी लोग हैं, देसी मतलब जो यहीं की जनजाति हैं, यहीं सदियों से रहती आ रही हैं, ये कह रहे हैं कि जो रजिस्टर बना रहे हो साहब, उसमें हम लोगों का नाम दर्ज करो जो यहाँ पे रह रहे हैं सदियों से, ना कि बाहरी लोगों का। क्योंकि पिछली क्लास में हम लोग कई बार जिक्र कर चुके हैं, जो भी हमारे बॉर्डर स्टेट्स हैं वहाँ पे इलीगल माइग्रेंट्स तो आ ही रहे हैं, और पूरे नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा आपको देखेंगे बांग्लादेशी। जब मैं कहता हूँ बांग्लादेशी, इसका मतलब बांग्लादेशी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ बांग्लादेशी। और सारी सातों बहनें या और भी जो भी राज्य हैं, उन सबका यही एक रोना है कि यार ये जो बाहरी लोग हैं, जो इस देश के नहीं हैं, जो नॉन इंडिजिनस है, जो विदेशी हैं, उन लोगों को क्यों रख रहे हो अपने देश में? और चलो ठीक है, रख रहे हो, वो 40 साल 30 साल पहले आ गए हैं, रख रहे हो, तो भाई उनको उनके सर्टिफिकेट क्यों बना के दे रहे हो? उनको ऐसे दस्तावेज। मेरी आवाज नहीं आ रही हूँ ना आप लोगों के पास? रिप्लाई करो। आ रही है आ सर। रही आ रही आ रही है सर। क्लियर आ रही है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। वाह, आज मैं माइक लगाना भूल गया था, फिर भी क्लियर है। चलो चलते हैं ऐसे। तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई जो भी बाहरी लोग हैं, आप लोग मतलब सरकार को कह रहे हैं कि साहब आप लोग इन लोगों के लिए दस्तावेज कागज बना के क्यों दे रहे हो? आज इनको दस्तावेज बना के दोगे, नागरिकता वाला या कोई और दस्तावेज, कल को इनका आधार कार्ड बनेगा, परसों इनका बनेगा वोटर आईडी कार्ड, फिर इनका राशन कार्ड बनेगा। और फिर हम लोग जो कई सदियों से रहते आ रहे हैं, वो तो हम यहाँ पे पिछड़े हो जाएंगे। भाई मान लीजिए सरकार के पास 100 बोरी अनाज है देने के लिए, अब 70 उस 100 बोरी अनाज देशी लोगों को मिलता, लेकिन वहां पे 70 बांग्लादेशी भी खड़े हैं, तो बांग्लादेशी को मिलकर 70 बोरी। तो ये सब इन लोगों का कहना है। देखिए इन लोग क्या कह रहे हैं, डिजिटलाइज इंडिजिनस सर्टिफिकेट, यानी जो यहाँ के देशी लोग हैं, उनका जो सर्टिफिकेट है, मोटे तौर पे कहूँ तो डोमिसाइल यानी नागरिकता, सॉरी, निवासी प्रमाण पत्र, ये डिजिटलाइज करो कि एक क्लिक में हमें दिखे। क्योंकि जब लिखा पढ़ी वाली होती तो लोग पैसा देके पटवारी को और किसी को पैसा देके अपना बनवा लेते हैं फर्जी। दूसरी लाइन क्या बोल रहा है, स्ट्रेंथन आईएलपी इन नागालैंड। आईएलपी कहानी में बता चुका हूँ, सुबह पॉलिटी की क्लास में बता चुका हूँ। आईएलपी मतलब होता है इनर लाइन परमिट, इनर लाइन परमिट। और ये अभी हमारे देश में 4 राज्यों में चल रहा है। इसका शॉर्ट फॉर्म पहले तो मिनार था, लेकिन अब मेघालय भी जुड़ गया है। MI फॉर मिजोरम, NA फॉर नागालैंड, AR फॉर अरुणाचल प्रदेश, और मेघालय, यानी 4 राज्यों में आईएलपी चलता है। इसका मतलब इन राज्यों में अगर आपको जाना है, घुसना है, तो आपको एक परमिट लेना पड़ेगा जिसका नाम है इनर लाइन परमिट। और ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दिल्ली भी दे सकता है, और जिस राज्य में आप जाना चाह रहे हैं, चाहे मिजोरम, चाहे नागालैंड, चाहे अरुणाचल प्रदेश, यहाँ की राज्य सरकार से भी आपको प्रायर लेना पड़ेगा। प्रायर मतलब इस राज्य की सीमा में घुसने से पहले आईएलपी आपके पास है, तभी आप घुसोगे। मतलब हमारे देश में हम हर जगह घूम नहीं सकते, ठीक है? तो ये कह रहे स्ट्रेंथन करो इसको, बहुत लूप होल है इसमें। लोग पैसा देके घूस देके आईएलपी बनवा के आ जाते हैं, फिर यहाँ से जाते भी नहीं है। और आईएलपी जो होता है उसमें लिखा होता है कि भाई कब जा रहे हो, कब आओगे, लेकिन यहाँ पे लोग आईएलपी लेके एक बार आते फिर बस जाते हैं। और नागालैंड, जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं ना, उनके पास जमीन बहुत कम है। जमीन बहुत कम है मतलब कौन सी जमीन? उपजाऊ जमीन, खेती वाली जमीन, फर्टाइल लैंड, क्योंकि हर जगह पहाड़ है, हर जगह घाटियां हैं, हर जगह जंगल है। और इन फर्टाइल लैंड में, इन प्लेन वाले इलाकों में ये सब बाहरी लोग आकर बस गए, और आज से नहीं बस रहे हैं, 40 साल से बस रहे हैं। लेकिन इन लोगों के मन का दर्द यही है। और यहाँ पे कट ऑफ डेट देखो, 1/12/1963 है। ये कभी बताएंगे। हमारी जो सातों बहनें हैं, उनके साथ हमने कई सारे करार किए हैं कि आपकी जो ट्राइबल जो आपकी जो जिसे कहते हैं आदिवासी जो संस्कृति है, उसको बचाने के लिए
आपके एरिया को सिक्योर करने के लिए, आपकी जमीन कोई और ना हड़प पाए उसके लिए, आप अपने राज्य में सुरक्षित महसूस करें उसके लिए। नहीं तो ये सारे राज्य तो हमसे अलग होने की डिमांड कर रहे थे, बाद में हमने इनको बहुत मनाया। तो एक कट ऑफ डेट लगभग सारे राज्यों के पास, जो भी सातों बहनें हैं उनके पास एक ना एक कट ऑफ डेट है कि उसके बाद जो भी आएगा इनके राज्य में रहने, वो यहाँ का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो बोल रहे 1 कट ऑफ डेट होनी चाहिए, 4, 8, 10 क्यों है? यहाँ पे एक लाइन लिखी है, बर्थ रिपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट में अंतर करो भाई। ऐसा नहीं कि कोई बिहारी व्यक्ति है, कोई एमपी का व्यक्ति है, वो वहां पे गया और वहां पे किसी भी काम से गया था, मान लो 1 साल बाद उनको बेबी हुआ और उसका बर्थ सर्टिफिकेट बना वहां पे, तो लोग बर्थ सर्टिफिकेट दिखा दिखा के वहां के नागरिक बने जा रहे हैं। यानी कुल मिला के बर्थ सर्टिफिकेट दिखा के वो वहां के डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले रहे हैं, यानी आम भाषा का हो तो निवासी प्रमाण पत्र बनवा ले रहे हैं। और कल को फिर अरुणाचल प्रदेश की या नागालैंड की पीएससी भी दे देंगे वो लोग। तो ये सारा फंडा है यहाँ पे। यहाँ के लोग बवाल, यहाँ के लोग धरना दे रहे हैं, क्योंकि मोटे तौर पे ये है कि पहले मान लो 10 लोग रहते थे, फिर बाहर से 20 लोग आ गए, तो अब कुल कितने लोग हो गए? 30 लोग। अब इस 30 में सिर्फ 20 तो बाहर ही है, लेकिन इनकी आबादी ज्यादा है। तो अब जो सरकार है, अब जो विधायक है, पार्षद है, सांसद है, ये सब इन 20 की वकालत करते हैं कि यार 20 कल को वोट बनेंगे अपने, कल को इनका वोटर आईडी बनवाएंगे, इन 20 के देश हम जीत जाएंगे। तो जो 10 पुराने हैं वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, और ये हमारे नॉर्थ ईस्टर्न के हर राज्यों के साथ हो रहा है। और सबसे ज्यादा मुखर आसाम में। आसाम में आप देखते हो कि वहां पे तो ऐसी तैसी कर देते हैं सरकारों के आसाम वाले, और कब से कर रहे हैं? 1985 से कर रहे हैं। अभी तक की जो ब्रीफिंग दिया वो क्लियर हो तो रिप्लाई कर दो। Yes, sir. यानी 100 बात की एक बात, ये न्यूज ये कह रही साहब, जैसे मान लो आप लोग एमपी के निवासी हो, कल को पता चले कि जो बिहार के हैं, जो यूपी के हैं, शिवराज सरकार बोले इन सबका डोमिसाइल बना दो, इन सबका निवास प्रमाण पत्र बना दो एमपी का, तो ये लड़के आपके एमपी पीएससी में बड़े आएंगे ना। कल को ये लोग फाइट करेंगे, आपको कमीशन बढ़ जाएगा, फिर आप हल्ला करेंगे कि सर शिवराज ऐसा तुमने क्यों किया। लेकिन फिर भी आपका राज्य बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटे छोटे राज्य हैं, इनके पास जमीनें कम है, और यहाँ पे भी बहुत सारे लोग रह रहे हैं, बस रहे हैं, कई सालों से बस रहे हैं। और अभी जो एनआरसी वाला इशू है, एनआरसी मतलब होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ये नागरिक का इशू है। तो कहने को फॉर एग्जांपल मैं तो कहता हूँ, चलो कोई बिहारी बाबू है, कोई एमपी का बाबू है, कोई इंदौर का व्यक्ति है, वो नागालैंड में पिछले 5 साल से रह रहा है, रहने में मनाही नहीं है, वो आईएलपी लेके गया था, घूस दे दे के अपना समय बढ़वाता जा रहा, कहने में वो देश का नागरिक है ना। जब एनआरसी होगा तो वहां तो लिखा है कि दिस इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, लेकिन ये लोग कह रहे हैं सिटीजन तो सबको ही है भाई। जो लीगल है वो तो अलग बात है, लेकिन जो लीगल है, मान लो जो बिहार का है, जो उड़ीसा का है, जो पश्चिम बंगाल का है, वो भी नागालैंड में क्यों रह रहा है? और रह रहा है तो रह रहा है, वो सारी सुविधाएं ले रहा है सरकार की। इसी सब का बवाल है कि पहले आप गिनती करो कि कौन इंडिजिनस इनहेबिटेंट है, कौन यहाँ पे, क्योंकि ये सारे ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल स्टेट है, यहाँ पे आदिवासी बहुल इलाके हैं। जैसे नागालैंड में मोस्टली जो जनजाति वो नागा है, तो ये सब यही कह रहे हैं कि जो यहाँ से पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं साहब, उनका एक डेटा बनाओ, उस डेटा को डिजिटलाइज करो, और उन्हीं लोगों को ज्यादा सुविधाएं दो। ये बाहरी लोग जो आ रहे रह रहे ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे रिसोर्सेस, हमारी जो जरूरतें हैं, हमारी जो नीड्स हैं, उन पे ये हावी हो जाए। ये सारी चीजें हैं, और इसके लिए नागालैंड जो चीफ मिनिस्टर है उसको एक तरह से डर हुआ, क्योंकि भाई लोग हड़ताल कर रहे हैं, उसको लगा कहीं असम जैसे बवाल ना हो जाए यहाँ पे। तो उसने कहा कि नहीं नहीं भाई, हम कोशिश करेंगे कि हम एक नया रजिस्टर बनवा दें, जिसमें नागालैंड के जो इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स हैं, जो यहाँ के देशी निवासी हैं, उनका एक खाका रहेगा, तो हमें पता रहेगा किस मोहल्ले, किस गली, किस ब्लॉक में कितने हमारे लोग रहते हैं और कितने बाहरी लोग रहते हैं। ये सारी कहानी क्लियर हो तो आगे चले, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. रिप्लाई कर दो। Yes, sir. अब जो नागालैंड राज्य बना था ना, वो 1963 में बना था, नागालैंड 1963 में बना था। और ये लोग यही कह रहे हैं कि 1 दिसंबर को बना था ना साहब, तो यही कट आउट डेट हो। उसके बाद जो भी व्यक्ति यहाँ रहने आया, चाहे वो बिहार का हो, एमपी का हो, चाहे वो बाहरी हो, वो बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो, कोई भी हो, उसको नागालैंड के स्पेशल जो राइट्स हैं, स्पेशल जो प्रिविलेज है, सरकार की स्पेशल जो योजनाएं हैं, उसका लाभ ना मिले। यही सारा खेल है, ठीक है। तो ये सारी चीज आप और अच्छे से कब पढ़ पाएंगे? जब आप लोग पढ़ेंगे इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो जब आप लोग पढ़ेंगे तो ये चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। या कभी इनसे जुड़ा हुआ कोई करंट अफेयर्स आएगा तो और इत्मीनान से हम बता देंगे आपको। सारा खेल नागा और नॉन नागा का है। जो नागा है वो वहाँ के मूल निवासी है, नॉन नागा मतलब हम आप भी नॉन नागा है,
यानी हम उस ट्राइब के नहीं है, भले एमपी यूपी के हैं, कहने को हम भारत के नागरिक हैं, लेकिन हम नागालैंड के तो मूल निवासी नहीं है, लेकिन हम जा रहे हैं और दिक्कत हो रही है। भाई जिसके पास जमीन कम है, जिसके पास रिसोर्सेज कम है, जिसके पास पैसा कम है, वो तो लड़ेगा ना। अगली खबर जो है ये स्पेस से है। जापान ने क्या बोला है कि 2029 तक हम मंगल का एक चांद है, ये तस्वीर मंगल के चांद की है। अच्छा मुझे कोई ये बताओ, मून मतलब क्या होता है, किसको चांद कहते हैं? कोई रिप्लाई करे। मून क्या है, चांद क्या है? ग्रह। जी उपग्रह। सॉरी, उपग्रह। उपग्रह। Only natural satellite. Sorry. लगभग ठीक है। सर आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है आवाज। Only natural satellite for Earth. Is नहीं, it ये right? आखिरी लाइन गलत हो गई, मैं बताता हूँ चलो। देखो मून मतलब क्या होता है, जो प्लैनेट के चारों ओर घूमे, जो ग्रह के चारों ओर घूमे उसे कहते हैं उपग्रह। जो प्लैनेट के चारों ओर घूमे उसे कहते हैं मून। लेकिन प्लैनेट के चारों ओर तो बहुत सारी चीज घूमती है, जैसे धरती एक प्लैनेट है, अर्थ, इसके चारों ओर घूम रहा है। इस मैंने क्या बोला, प्लैनेट के चारों ओर जो घूमे उसको हम उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? उपग्रह। लेकिन धरती के चारों ओर तो कुछ एस्टेरॉयड भी घूम रहे हैं, धरती के चारों ओर तो कुछ ऐसे भी पत्थर पहाड़ घूम रहे हैं। लेकिन धरती का उपग्रह जो है वो सिर्फ हम, मतलब जिसको हम मून कहते हैं, धरती का जो मून है उसे हम चांद कहते हैं। वैसे ये लाइन में गलत बोल रहा हूँ, लेकिन अब समझाऊं तो कैसे। देखो क्या है, प्लैनेट के, देखो जो सूरज के चारों ओर घूमता है, सूरज, देखो सूरज के चारों ओर घूमते हैं उन्हें कहते हैं प्लैनेट। यानी सन के चारों ओर जो घूमता है उसे कहते हैं प्लैनेट। सन सिर्फ आपके पास नहीं है, हर आप, और आप जो आपका सूरज है वो इकलौता नहीं है हमारे ब्रह्मांड में, इस तरह अरबों खरबों सूरज है। तो सन के चारों ओर घूमने वाला जो भी होगी बॉडी उसे हम कहेंगे प्लैनेट। क्या कहेंगे? प्लैनेट। लेकिन हर चीज को प्लैनेट नहीं कहेंगे, ध्यान से सुनना, फिर से बोल रहा हूं, सन के चारों ओर घूमने वाली चीज को हम क्या कहते हैं? प्लैनेट। लेकिन भाई सन के चारों ओर तो कई सारे क्षुद्र ग्रह भी घूमते हैं जिन्हें एस्टेरॉयड कहते हैं। सन के चारों ओर तो बहुत सारे कॉमेट भी घूमते हैं। तो फिर शर्त यह है कि जो प्लैनेट सन के चारों ओर जो घूम रहा है उसे हम प्लैनेट कहेंगे। वो भी तब कहेंगे जब उसका एक फिक्स पाथ हो, जब उसका एक फिक्स पाथ हो कि भाई यही उसकी एक्सिस है। दूसरा, उसके पास कुछ ग्रेविटेशन हो, ग्रेविटेशन, या उसके पास कुछ ताकत हो खींचने की, पुल पुश इफेक्ट हो उसके पास। तीसरा, उसका शेप साइज फिक्स हो, शेप और साइज फिक्स हो। और चौथा, उस पर सन का जो अट्रैक्शन है वो काम करता हो, सन का अट्रैक्शन काम करता हो। और ऐसा नहीं कि एक बार काम किया फिर छूट गया। जैसे धरती सूरज के चारों ओर घूम रही है तो सूरज हमको मतलब खींच रहा है, तभी तो हम घूम रहे हैं, या कुछ तो हमारा फोर्स है सूरज और हमारे बीच में। और ये आज से कई करोड़ों साल पहले से घूम रहा है और कई करोड़ों साल बाद तक भी घूमता रहेगा। तो सूरज के चारों ओर घूमने वाली हर चीज को प्लैनेट नहीं कहते। जैसे आज हम बोले हमारे सूरज के चारों ओर 8 ग्रह घूमते हैं, घूमते तो बहुत कुछ है, लेकिन ग्रह 8 ही हैं, क्योंकि मैंने बोला उनका फिक्स शेप एंड साइज होना चाहिए, उनका पाथ फिक्स होना चाहिए, किस पाथ में वो घूम रहे हैं, उनके पास खुद की ग्रेविटी, खुद की, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटी, क्या कहते हैं हिंदी में? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, खुद का गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए, और एक फिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए सूरज का उनके ऊपर। ये चीज जिसके पास होती है लगभग उसको हम प्लैनेट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास एक संस्था है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, वो फिर तय करती है किसको प्लैनेट बनाना है किसको नहीं बनाना। हमारे पास 9 प्लैनेट हुआ करते थे सन 2006 तक, लेकिन जो 9वां प्लैनेट था इसको हम कहते थे
प्लूटो, प्लूटो अपना पाथ फिक्स नहीं था उसका, वो कभी इधर घूमे कभी उधर घूमे, तो उसका पाथ फिक्स नहीं था, मतलब उसके घूमने का जो चक्कर लगाने का जो दायरा था वो फिक्स नहीं था, इसलिए हमने प्लूटो को उठा के फेंक दिया। यहां तक बात क्लियर है तो रिप्लाई कर दो। मेरी सर आवाज अब आ रही है? 8 ही प्लेनेट, क्या बोल रहे हो आप? सर अब 8 प्लेनेट ही गिने जाएंगे ना? 2006 से 8 प्लैनेट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो मान नहीं रहा था, हमारा जो प्लूटो भाई साहब है वो बार बार अपनी पाथ चेंज करता था। करता क्यों था पाथ चेंज? क्योंकि सूरज का उस पर कंट्रोल नहीं था ज्यादा, क्योंकि यहाँ बोला ना एक फिक्स लॉ, सर फिक्स अट्रैक्शन होना चाहिए। सर सूरज का इतनी दूरी था, सूरज का ढंग से अट्रैक्शन जो फोर्स है वो काम नहीं कर रहा था, या कभी कम कभी ज्यादा, तो वो अपना पाथ चेंज हो जाता था उसका, तो हमने उसको उठा के फेंक दिया। इस तरह सर अगले स्टेप उठा पे के चलते हैं। ये जो सर उठा प्लैनेट के के चारों ओर जो चीज घूमती है, प्लैनेट के चारों ओर जो चीज घूमती है उसे हम कहते हैं क्या कहते हैं? उपग्रह। मून कह सकते हैं। प्लैनेट के चारों ओर घूमने वाली चीज को हम मून कह सकते हैं। लेकिन यहाँ भी शर्त वही है कि उसके पास एक फिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, जैसे हमारा चांद, हमारा चंद्रमा है, तो अर्थ का से इसका बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फिक्स होना चाहिए कि भाई, क्योंकि उसी जो खिंचाव बल है, उसी बल की वजह से तो हमारे और चांद के बीच की जो दूरी है वो 3,84,000 किलोमीटर है, ये तो कम ज्यादा हो जाए, ठीक है। और बाकी शर्तें वही है, एक फिक्स शेप साइज होना चाहिए, उसका फिक्स पाथ होना चाहिए, उसके पास कुछ गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए। लेकिन अभी हमने सारी बात सूरज के मद्देनजर की थी, अब यहाँ पे जिस प्लैनेट के चारों ओर कोई मून घूम रहा है उसके मद्देनजर हो जाएगी। इनका शेप साइज छोटा होता है। धरती के पास एक ही चंद्रमा है, एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है, उसे हम मून कहते हैं, ठीक है। तो जो, अच्छा हाँ, ये शब्द याद तो आ गया मुझे, वही सैटेलाइट। अर्थ के चारों ओर जो चीज घूमे ना, सॉरी अर्थ नहीं, प्लैनेट के चारों ओर, ग्रह के चारों ओर जो चीज घूमे उसे कहते हैं सैटेलाइट, उसे कहते हैं सैटेलाइट, ठीक है। उपग्रह आप लोग बता दिया करो, हिंदी मेरी थोड़ी सी कमजोर है। ग्रह के चारों ओर जो घूमे उसे उपग्रह कहते हैं। ये मेरे पास नेचुरल सैटेलाइट है मून, और बाकी सैटेलाइट जो हमारा इसरो भेजता है वो तो भेजता ही है, ठीक है। उसी तरह मंगल ग्रह के भी क्या है, सैटेलाइट है। मंगल के 2 सैटेलाइट है, एक है फोबोस, एक है डेमोस। ये 2 नेचुरल सैटेलाइट है, क्योंकि जिनका फिक्स शेप एंड साइज है तो और भी, लेकिन उनको हम सैटेलाइट नहीं मानते, क्योंकि ये जो 4 शर्तें हैं वो पूरी नहीं करते। एक भी शर्त छोड़ देगा तो हम उसको सैटेलाइट या उपग्रह नहीं मानेंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है तो रिप्लाई करो। Yes, sir. तो ये तस्वीर में जो छोटा सा आपको दिख रहा है हिस्सा, ये उसका उपग्रह है, ये आपको मंगल ग्रह दिख रहा है, ये उसका उपग्रह है। तो जापान ने बोला 2029 तक, बहुत बड़ी बात बोली उसने, कि 2029 तक हम यहाँ पे कोई चीज भेजेंगे, इनका कोई सैटेलाइट, कोई स्पेसशिप यहाँ जाएगा, कोई रोवर जाएगा, फिर यहाँ की मिट्टी उठा के धरती में लाएगा। ये जापान ने कहा है, ये जापान ने कहा है, ठीक है। तो ये है न्यूज। तो जापान की, जिस तरह हमारे पास इसरो है, उस तरह जापान की जो स्पेस एजेंसी उसका नाम है जाक्सा, जाक्सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। और इसने बोला है कि जो फोबोस नाम का इनका मंगल का उपग्रह है, मैंने 2 बताए थे, फोबोस और डेमोस। अगर हमारे धार्मिक पुराणों में देखोगे तो इन्हीं को राहु और केतु कहते हैं, कि राहु भारी है, केतु भारी है, लेकिन मोटे तौर पे ये फोबोस डेमोस है। तो फोबोस में जाएगा और वहां से उतरेगा, कोई ना कोई चीज तो उतरेगा वहां पे, तभी तो वहां की मिट्टी खोदेगा और मिट्टी भरेगा और वापस लाएगा, ठीक है। तो 2020 में 24 में ये एक्सप्लोरर वहां पे उतारने की कोशिश करेंगे, और 2029 में वो वापस आएगा। अब आप बोलेंगे 5 साल क्या करेगा वो, ठीक है। तो अब वो जो करवाए वो हमें नहीं जानना, जब वो जाएगा 2024 में फिर न्यूज में आएगा, ठीक है। तो इस तरह भारत की भी एक स्कीम है कि भाई हम भी कुछ ऐसा करें, लेकिन कब करेंगे पता नहीं। हमारा जो वो था मंगल मिशन था, मंगल मिशन जो था हमारा, वो क्या था, सिर्फ मंगल की ऑर्बिट में पहुंचाना, जिसपे अपनी फिल्म भी बनी थी। चंद्रयान में, हम चंद्र मिशन में सोच रहे थे कि सेकंड वाला जो चला था उसमें सोच रहे थे कि हम अपना एक रोवर उतारेंगे, इसका नाम प्रज्ञान था, वो वहां पे चलेगा, फिर वहां पे कुछ रिसर्च करेगा, जो कि वो फेल हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि चाइना ने चंद्रमा की सतह पे इस सक्सेसफुली लैंडिंग करा दी, अभी वहां पे उसका रोवर काम कर रहा है। खैर जो भी है,
तो ये एक बड़ा अचीवमेंट होगा। देखो मंगल की धरती में किसी ने कदम नहीं रखा, अभी किसी ने नहीं रखा। हमारा जो मंगल मिशन था वो जैसे ये मंगल है, इसकी ऑर्बिट में हमने एक अपना क्या क्या प्लेस कर दिया है, मॉम प्लेस कर दिया है। क्या नाम है उसका? मॉम। मॉम का मतलब है मार्स ऑर्बिटर मिशन। तो हमने मॉम प्लेस कर दिया है और ये मॉम मंगल के चारों ओर घूम रहा है और मंगल की फोटो देकर दे रहा है हमको। बहुत बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन मंगल की धरती पे अभी तक उतरे नहीं है। और ये मंगल की धरती तो छोड़ो, इसका जो चंद्रमा है फोबोस, उसमें उतर के और वहां से मिट्टी लाने की बात कर रहा है। अच्छी बात है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो जिसका उपग्रह है, जैसे हम बोलते हैं कि चांद हमारा उपग्रह है, तो ये माना जाता है चांद धरती का टुकड़ा रहा और धरती से ही अलग हुआ। ऐसा हर उपग्रह के बारे में माना जाता है कि भैया तुम इसी के टुकड़े हो, तुम इसी के बच्चे हो। तो फोबोस की मिट्टी लाके ये एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि भाई ये मार्स कैसा है, क्यों है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मार्स से ही फोबोस डेमोस बने होंगे। तो यही सारा है कि मार्स का जो बायोस्फीयर है, मार्स की जो जैव विविधता है, उसके बारे में लोग क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। क्लियर है तो बोलो, आगे चले। Yes, sir. यस सर। अभी 2020 में अमेरिका ने मार्स में सफल लैंडिंग की और उसका एक रोवर भी चल रहा है, परसिवरेंस रोवर। रोवर मतलब जो जमीन में चल रहा है। और वहां पे एक हेलीकॉप्टर भी उड़ाया उन्होंने, ज्यादा नहीं उड़ा, 100 मीटर उड़ा, इंजेनिटी हेलीकॉप्टर। इस हेलीकॉप्टर का जो नाम है ना, इंजेनिटी, ये एक भारतीय मूल की बच्ची ने दिया था। ये नाम इंजेनिटी भारतीय मूल के बच्चे ने दिया था। वो लोग चाह रहे थे कि और ये हेलीकॉप्टर कोई बड़ा हेलीकॉप्टर नहीं है, छोटा सा रोबोट टाइप का है, या फिर जिसे हम कहते हैं ड्रोन टाइप का हेलीकॉप्टर है। ये सब है। लगभग सब देशों ने मिशन, बड़े बड़े देशों ने चला रखे हैं। हमारा ये मंगलयान है। मंगलयान से क्या गया है? मॉम गया है, मॉम। ये याद रखना आप, ठीक है। चाइना का तियानवेन-1 है, यूएई का मार्स मिशन है जो कि फेल हो गया। यूएई का फेल हो गया, इजराइल का फेल, है ना। ये जो यूएई का मार्स मिशन है, इसी को होप मिशन भी कहते हैं, होप मिशन। और उनकी भाषा में अल अमाल मिशन इसे कहते हैं। अगली न्यूज में चलते हैं। ये नीली टोपी वाले जो लोग हैं ना, इन्हें कहते हैं यूएन पीस कीपर्स। क्या कहते हैं? यूएन पीस कीपर। इसके लिए इनकी टोपी में यूएन लिखा हुआ है। ये एक यूनाइट अवेयर करके एक प्लेटफॉर्म है। असल में क्या है, पहले इनके बारे में जान लो, थोड़ा सा जरूरी भी है। आप लोगों को पता होगा यूनाइटेड नेशंस है, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके 6 अंग हैं, 6 पार्ट है। इसमें से इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो अंग है उसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या सुरक्षा परिषद, जिसमें 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य। जो 10 अस्थायी सदस्य ये 2 साल के लिए चुने जाते हैं। भारत अभी इन अस्थायी सदस्य के रूप में 2021 और 2022 में के टेन्योर के लिए यहाँ बैठा हुआ है। और अभी ये जो अगस्त महीना बीता है, इस अगस्त महीने में तो हमारे पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप भी थी। इसका नाम क्या? सुरक्षा परिषद। सुरक्षा मतलब आपको सुरक्षा करनी, भाई क्यों सुरक्षा करनी है? क्योंकि भाई इसका गठन कब हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। दुनिया ने बहुत बड़ी तबाही देखी, तो ये बोला अब तीसरा वर्ल्ड वॉर नहीं होना चाहिए, इसलिए एक संस्था बनाई गई यूनाइटेड नेशंस। और उसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मुख्य उद्देश्य ये था कि भाई तुम दुनिया भर की सुरक्षा करो और देखो कहीं फिर से दंगे फसाद ना हो, फिर से युद्ध का आलम ना बने। अब बन तो रहा युद्ध का आलम, हर जगह लड़ाई हो रही, दंगे हो रहे हैं, आतंकवाद हो रहा है, चाहे अफगानिस्तान देख लीजिए, दुनिया भर के बहुत सारे देशों में देख लीजिए। जहां भी जान माल की हानि, जहां पे बेकसूर मारा जा रहा है, तो इनका काम है सुरक्षा देना। तो इन लोगों ने क्या किया? बोला यार हमें हमारी एक फोर्स बनानी पड़ेगी। किसने बोला? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने बोला हमारे पास खुद की फौज होनी चाहिए, जो कि दुनिया भर में ऐसे इलाके जहाँ पे संकट है, जहाँ पे युद्धग्रस्त है, जहाँ पे सिविल वॉर चल रहा, गृह युद्ध चल रहा, जहाँ पे लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, वहां जाके हम थोड़ी शांति फैला पाए। तो इन्होंने बोला हमें फौज चाहिए। तो भैया फौज कहाँ से आएगी? रिक्रूटमेंट कैसे करोगे इतने सारे लोगों का? तो ये बोला गया यूनाइटेड नेशंस में अभी 193 सदस्य हैं। इनसे बोला गया भैया सब कोई, सारे सदस्यों से बोला गया कि भैया सब कोई कंट्रीब्यूट करो। क्या दो? योगदान दो। किस चीज में योगदान दो? हमें बनाना है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स, यानी यूनाइटेड नेशन की शांति सेना, ये बनाना है हमें। बोला सबको योगदान दो। तो योगदान 2 तरह से योगदान होगा। क्या? पहला योगदान होगा भैया पैसा दो, रुपया दो। और दूसरा योगदान क्या होगा? अपने सोल्जर्स दो,
अपने सैनिक दो, ठीक है, क्योंकि भाई अगर ये लोग लड़ रहे हैं तो इनको बंदूक चाहिए, गोली चाहिए लड़ने के लिए, ये लोग लड़ रहे हैं तो इनकी सैलरी चाहिए, तो भाई दो तरह से योगदान करना था। सब देशों ने अपनी अपनी हिम्मत के हिसाब से योगदान किया। आज भारत सोल्जर्स देने में नंबर 1 है, यानी भारत के सबसे अधिक सैनिक, और ये कुछ सोल्जर्स है ना, ये हमारी इंडियन आर्मी के, इंडियन पुलिस के ये लोग जो जवान होते हैं, ऑफिसर्स रैंक के भी होते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा सैनिक यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स में भारत के हैं, क्योंकि इतने अमीर तो है नहीं कि हम पैसा दे पाए। अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, यूके अमीर देश है, ये अपने सैनिक नहीं भेजते, बोलते अपने सैनिक नहीं भेजेंगे, ये पैसा देते हैं। लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा सैनिक हम देते हैं, और आज से नहीं 50 साल से देते जा रहे हैं। इनको कहते हैं नीली टोपी, इनको कहते हैं ब्लू हेलमेट्स। क्या कहते हैं? ब्लू हेलमेट्स। और ब्लू हेलमेट्स मतलब भारतीय सैनिक यहाँ पे जाएगा तो पूरी वर्दी भारत भारत की होगी, लेकिन टोपी में लिखा होगा यूएन, यहाँ बिल्ली में लिखा होगा शांति सेना यूएन की। अब ये दुनिया भर के अमूमन हर उस देश में जहाँ पे युद्धग्रस्त है या फिर सिविल वॉर है, सब कुछ, और सबसे ज्यादा भारतीय है वहां पे, सबसे ज्यादा भारतीय भी है, तो सबसे ज्यादा शहीद भी हम ही लोग हुए हैं, सबसे ज्यादा हम ही लोगों को मेडल मिला हुआ है दुनिया भर में, वही धाक है। और सेकंड नंबर पे बांग्लादेश आता है सैनिक देने में। यहाँ तक की बात क्लियर है तो रिप्लाई करो। Yes, sir. अब जब इतने सारे लोगों को हम दे रहे हैं तो हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, यानी हमारी जो विदेश मंत्रालय है, उसने बोला यार कि हम एक क्या लॉन्च करेंगे, हम एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें हम क्या करेंगे, हम अवेयरनेस फैलाएंगे। हम अवेयरनेस फैलाएंगे क्यों? जिससे कि ये जो पीस कीपर्स हैं, शांति दूत है, इनकी सेफ्टी हो सके। होता क्या है देखो, मान लो आप केनिया में पोस्टेड हो, आप सोमालिया में पोस्टेड हो, आप साउथ सुडान में पोस्टेड हो, आप लीबिया में पोस्टेड हो, आप अफगानिस्तान में पोस्टेड हो तो आप वर्दी में। इनके पास ऑर्डर नहीं होता कि आप गोली चला दे, इनके पास ऑर्डर होता है कि अपने डिफेंस में गोली चलाना है, किसी को सामने से नहीं मारना है। तो ये एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बनाया है कि भाई आम जनता के मन में जो भ्रम है इन नीली टोपी को लेकर, उस भ्रम को दूर करना है। आम जनता ये सोचती है, आम जनता दूसरे देश की ये सोचती है कि ये वर्दी वाला है, मतलब ये क्रिमिनल होगा, वर्दी वाला है तो हमको मारेगा। क्योंकि बहुत सारे देशों में यूएस आर्मी, फ्रांसीसी आर्मी, ब्रिटेन आर्मी ने जाके क्या किया है, लोगों को मारा ही है, लोगों को परेशान ही किया है। तो बहुत गंदी इमेज बन गई है वर्दी की। इस गंदी इमेज को दूर करने के लिए यूनाइट अवेयर नाम का एक प्लेटफॉर्म बनाया भारत सरकार ने, जो दुनिया भर के देशों में पब्लिश किया जाएगा और बताया जाएगा ये जो नीले हेलमेट आपके पास आए हैं ना, ये आपको बचाने आए हैं, आपकी सुरक्षा के लिए आए, ये आपकी सुरक्षा के लिए, आपको मारने नहीं आए हैं, आपको परेशान करने नहीं आया, आपके देश में दिक्कत है इसलिए आए हैं। तो एक तरह का ये प्लेटफॉर्म है यूनाइटेड नेशंस के साथ हमने मिलकर बनाया, इसका नाम है यूनाइट अवेयर। और जिसमें, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, मान लो कोई भारतीय अधिकारी है, वो केनिया सोमालिया में कहीं पोस्टेड है, आम जनता कभी कभी उसको ही मार देती है, और इनके पास ऑर्डर तो होते नहीं लड़ने के, यानी गोली चलाने के। तो कभी ये किसी जनता को बचाने गए हैं, कोई फंस रहा है उसको बचाने गए हैं, जनता उल्टा गलत समझ के इनको ही मार देती है। कई लोग ऐसी जान से हाथ धो बैठे हैं, और अमूमन भाई 10 में से 5 तो भारतीय हैं, तो अधिकतर मारे जाते बेचारे भारतीय हैं, फ्री फोकट में भी मारे जाते हैं। तो इसलिए हमने बोला यार हमें ये एफर्ट लेना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशंस हमने बात की और हमने बोला एक प्लेटफॉर्म बनाओ यार, दुनिया भर में अवेयरनेस फैलाओ। जैसे जागो ग्राहक जागो एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, वैसे ही एक अवेयरनेस प्रोग्राम। क्लियर हो रही मेरी बात? रिप्लाई कर दीजिए। जी सर। ठीक है, तो इंडिया ने कितना पैसा लगाया, कितना खर्च किया, देखो ये प्लेटफॉर्म है। तो इस प्लेटफॉर्म में क्या मिलेगा, वीडियो मिलेगा, ऑडियो मिलेगा, इस प्लेटफॉर्म में जानकारी होंगी, इस प्लेटफॉर्म में कहानियां होंगी कि भैया किस तरह ये काम करते हैं, इनका इतिहास होगा, ये लोग कैसे हैं, कैसे आते हैं, ये आपके लिए क्या करेंगे। मतलब मान लो आप लीबिया के नागरिक हो, आप सीरिया के नागरिक हो, अब आपको मुझे जागरूक करना है तो सब चीज बताएंगे। हर भाषा में ये प्लेटफॉर्म होगा, अमूमन हर उन देशों की भाषा में होगा जिन देशों में दिक्कत चल रही है, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा कौन है, अमेरिका, पैसा देने में कंट्रीब्यूशन, फिर चाइना, जापान, जो बड़े देश है ना अपने, वो पैसा देके हाथ धो के चल देते हैं। और फिर मैन पावर में नंबर 1 कौन है, मैन पावर देने में इंडिया, सेकंड नंबर पे बांग्लादेश। और जब हमारे सैनिक वहां जाते हैं तो उनका पेमेंट कौन करेगा, यूनाइटेड नेशंस करेगा। और हद तो ये कि पिछले 3 साल से हमारा पेमेंट नहीं किया उसने, मतलब हमने अपने रमेश सुरेश को भेजा, उसकी सैलरी मान लो 50,000 रुपया है,
वॉर जोन में लड़ने गया तो यूनाइटेड नेशंस ने बोला कि हम इसको हर महीने का 1 लाख रुपए देंगे। तो इस तरह की सैलरी बंडिंग है। यूनाइटेड नेशंस हम बोलते भाई पैसा तो बोलता है, गरीब हो गया, कंगाल हो गया, कोरोना में पैसा नहीं है, फिर भी हमने ऐसा कभी नहीं किया। भारत सरकार ने अपनी जेब से इनका पेमेंट दिया, क्योंकि जो आर्मी ऑफिसर वहां गया है उसको तो पेमेंट चाहिए ना टाइम पे, घर से दूर गया है, विदेश में गया, कल को मर जाए। तो ये आपस में लेन देन चलता रहता है कि भाई तुम जब हो तब दे देना, लेकिन भारत सरकार ने कभी ऐसा सामने से नहीं कहा कि तुम पैसा नहीं देते हो, तुम अपना बकाया नहीं चुकाते हो, इसलिए अपने सैनिक मना कर रहा हूँ। तो भारत कुछ मामले में तो बेहतरीन है, वर्ल्ड जिसको कहते हैं कि दुनिया के लिए आदर्श है। नहीं तो देखिए अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन को पैसा देके फुर्सत हो जाते हैं कि अपने सैनिक ना भेजेंगे हम, लेकिन हम अपने सैनिक भी देते हैं, पैसा भी देते हैं, ऐसा नहीं कि ठन गोपाल है, पैसा भी देते हैं। चलिए अगली न्यूज में रिप्लाई कर दो। जी सर। ये एक बेहतरीन बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये एक बैंक की बिल्डिंग है, इस बैंक का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक की बिल्डिंग है। और ये खबर में क्यों है ये जान लेते हैं। एक ये बैंक है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, यानी न्यू विकास बैंक। तो ये बैंक ऐसा नहीं कि हम आप जाके वहां पे खाता खुलवा लें। ठीक, अब इस बैंक ने क्या बोला है कि अब हम जो सामाजिक अधोसंरचना है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस क्षेत्र में भी लोन देंगे। देखो, एक तो होता है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, भौतिक अधोसंरचना, यानी मुझे पुल बनाना है, मुझे रोड बनाना है, मुझे बिजली खंबे गाड़ना है, मतलब जो दिख रहा है फिजिकल। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, एजुकेशन, जिससे समाज का भला हो, एजुकेशन हो गया। हमारी जो आर्ट है, हमारी जो कला है उसको बढ़ावा देना, हमारी ट्रेडिशन है उसको बढ़ावा देना, जितनी हमारे डांसेस हैं, जितनी जितनी हमारी आर्ट है, फोल्क है, डांस है, सॉन्ग है, इनको बढ़ावा देना, इसके लिए अगर पैसा लगाया जा रहा है, इसे कहते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे समाज का विकास हो, ऐसा सोसाइटी आपका विकास हो। और इन्होंने कहा कि हम इस क्षेत्र में भी लोन दिया करेंगे और इसको एक इंडस्ट्री के रूप में प्रमोट भी करेंगे। तो अब सवाल ये है कि भाई क्या है न्यू विकास बैंक, इतनी अच्छी बिल्डिंग है, क्या है, कहाँ से पैदा हो गया ये, भारत में तो सुना नहीं कभी। असल में ये एक बैंक है। आप लोगों ने एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा, इसका नाम है ब्रिक्स। ये 5 देशों का ग्रुप है, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। सन 2010 में ये बना था और लगभग हर साल इनकी बैठक होती है और एक साल ये अपने अपने देश में बुलाते हैं। 2021 में भारत में ब्रिक्स की बैठक होगी। अगर कोरोना ऐसा चलता रहेगा तो वर्चुअल होगी, नहीं तो ये लोग आएंगे भारत में। और ये जो बैठक होगी, इसके जैसे ब्राजील का जो राष्ट्रपति है, रशिया का जो राष्ट्रपति है, इंडिया का जो प्रधानमंत्री है, चाइना का जो राष्ट्रपति है, साउथ अफ्रीका का जो राष्ट्रपति, सब लोग आते हैं और इसे एपेक्स मीटिंग कहते हैं। और ये एक ग्रुपिंग है 5 देशों की, जो कि हर तरह के मुद्दों में बात करते हैं, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे सोशल हो, इश्यूज हो, चाहे सिक्योरिटी हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे ट्रेड हो, सबके विषय में बात करते हैं। भाई 5 दोस्त मिलेंगे तो क्या बात करेंगे। इन लोगों ने बोला कि यार क्यों ना हम लोग अपना एक बैंक बना ले। किन लोगों ने बोला, ये 5 देशों ने बोला। क्यों बोला ऐसा, बोले यार जब भी हमको पैसा चाहिए हम वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं, एशियन विकास बैंक के पास जाते हैं, यहाँ पे बड़ा एप्लीकेशन लगाना पड़ता है, बड़ा तामझाम होता है, टाइम पे लोन नहीं मिलता है, मिलता भी है तो बहुत सारा ब्याज लगता है। क्योंकि ये जो बैंक है, जैसे मैंने एशियाई विकास बैंक की बात की, वर्ल्ड बैंक की बात की, IMF की बात की, इसमें वेस्ट का बहुत ज्यादा दबदबा है। मतलब वेस्ट मतलब वेस्टर्न कंट्रीज के का बहुत ज्यादा पैसा है इस देशों में, इन बैंकों में। और वो भाई किसी बैंक में सबसे बड़ा खाता धारक मैं हूँ, मान लो उस बैंक के पास टोटल 1000 करोड़ रुपए है और 800 करोड़ तो मेरा ही जमा है, तो बैंक किसी को बड़ा लोन देगा तो एक बार मुझसे पूछेगा ना, साहब लोन दे दें, क्योंकि आपका बहुत बड़ा पैसा है इस बैंक में। तो इन लोगों ने बोला क्यों दूसरे बैंक के पास जाके लोन मांगते, क्यों ना अपना बैंक बना ले, कुछ कुछ पैसे सब मिला के कर दे। यानी कुल मिला के बीसी खेल रहा है ये, जो अपन महिलाएं खेलती हैं, लोग खेलते हैं ना घरों में, बीसी खेल रहे थे। इन लोगों ने बोला अपना बैंक बना लेते हैं, बोलते ठीक है बना लेते हैं साहब। तो उस बैंक का नाम रखा गया न्यू विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और ये भारत ने प्रपोज किया था और ये बैंक बन गया। ये इसका हेडक्वार्टर इतना बेहतरीन आप देख रहे हैं। अब ये जो न्यू विकास बैंक है, इसका मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा, चाइना में मिलेगा। चाइना का जो शंघाई शहर है, शंघाई, वहां पे इसका मुख्यालय मिलेगा, इसका न्यू विकास बैंक का। भारत ने ये ऑफर दिया, ये एक तरह से प्रपोजल दिया था कि यार अपन एक क्या खोलते हैं, बैंक खोलते हैं। 2014 में इसके बारे में बात हुई और ये बैंक खुल गया। हमारे देश का एक बैंक है ICICI, इसके जो पूर्व चेयरमैन रहे KV कामत साहब, वो इस न्यू विकास बैंक के पहले चेयरमैन थे। क्या नाम था उनका, KV कामत। और अब ये हम ही लोगों ने बैंक खोला है, हम 5 लोगों ने, तो हमें तो आसानी से लोन मिल जाता है। और ये बैंक ऐसा नहीं कि हम 5 लोगों ने खोला है तो 5 ही लोगों को लोन देगा, ये दुनिया भर के देश को लोन देता है। इसका मुख्यालय शंघाई में है।
खोला हम 5 लोगों ने है, आज ये बहुत बड़ा बैंक बन गया है, और भारत को जब भी लोन चाहिए होता है तो यहाँ चला जाता है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी इस बैंक में सबसे ज्यादा पैसा किसका है? चाइना का है, क्योंकि चाइना सबसे अमीर देश है इन 5 में भी। यही सारी कहानी। और इस बैंक ने बोला है कि जो सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस क्षेत्र में भी हम लोन दिया करेंगे और उस क्षेत्र को हम इंडस्ट्री के रूप में प्रमोट करेंगे। तो हमें इस न्यूज से क्या जानना है? एनडीबी क्या है, किसका बैंक है, किसने बनाया, कहाँ मुख्यालय है, किसने प्रपोज किया था, ब्रिक्स क्या है, ये सब हमें जानना था। क्लियर हो गया तो रिप्लाई कर दो। यस सर। देखिए, एक है एडीबी, एक है एडीबी, एशियाई विकास बैंक। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा मनीला में। मनीला कहाँ है? फिलीपींस। और ये था एनडीबी, न्यू विकास बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ मिलेगा? शंघाई में। कंफ्यूज नहीं होना, एशियाई विकास बैंक अलग है, न्यू विकास बैंक अलग है। ठीक है, तो हमको पैसा चाहिए, हम चले आते हैं। ये सब लिखा हुआ है कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ वाला जो सिस्टम है उसके लिए हम पैसा लेके आए, कई सारे अक्षय ऊर्जा के प्रोजेक्ट है उसके लिए हम पैसा लेके आए। क्यों ना लाएंगे भाई, हमने बैंक बनाया है तो हम लाएंगे। इसमें जब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। आपने प्रपोज किया, आपने बनाया, तो आप लेंगे पैसा, क्या दिक्कत है? चलिए, अब ये सवाल है यूनाइट अवेयर को लेकर। यूनाइट अवेयर के बारे में 2 तरह के 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला बोल रहा है ये मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म है जिसको यूएसए ने बनाया है, जिससे वो यूनाइटेड नेशंस जो शांति दूत हैं उनको टेरेन रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे सके। टेरेन मतलब होता है भूमि, कि भैया आप लीबिया में हैं तो यहाँ पे ये पहाड़ है, यहाँ ये नदी, कुल मिला के जीपीएस जैसा, इससे इनकी सेफ्टी बनी रहे। दूसरा ये कहा कि ये जो है इसको डेवलप किया है यूनाइटेड नेशंस के डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस ने एंड द डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट। और तीसरा है कि ऑल मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल हैव जॉइंटली स्पेंड 1.64 मिलियन यूएस डॉलर फॉर दिस प्रोजेक्ट। ये सारी स्टेटमेंट है कि इसको बनाने के लिए पूरे देश के मेंबर यानी 100 ऑल मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने इतना पैसा लगाया। ये सारी बातें हैं। उसमें पूछा है गलत क्या है, इसमें पूछा है गलत क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो ये स्टेटमेंट सही है कि ये डिपार्टमेंट साथ में भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसको मिलकर बनाया है। बाकी ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। ना ये कोई जीपीएस है और ना सिर्फ इतना पैसा तो सिर्फ भारत ने खर्च किया है। ठीक है, इतना पैसा तो सिर्फ भारत ने खर्च किया है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, तो इनकरेक्ट में आ गया हमारा। इसमें इनकरेक्ट क्या है? 1 और 3 जो है इनकरेक्ट है। 2 स्टेटमेंट सही है, सेकंड बी नंबर वाला, सॉरी इनकरेक्ट पूछा ना, 1 और 3 सही है। सिर्फ जो 2 वाला स्टेटमेंट है वो सही है, बाकी ये 1 और 3 गलत है। और इसमें गलत पूछा है कि गलत स्टेटमेंट कौन से हैं, तो सी वाला स्टेटमेंट सही है। क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन रिप्लाई कर दो। यस सर। कभी कभी इनकरेक्ट करके भी पूछ लेता है स्टेटमेंट। न्यू विकास बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? शंघाई में, बीजिंग में, ताइवान में, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बढ़िया। आदि जनजाति किस राज्य से बिलोंग करती है? अरुणाचल से करती है। बढ़िया। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ आप लोग, पहले मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।